वेलकम टू द नंबर गेम एंड बियॉन्ड द बुक्स। पिछली बार रोमान हमने जो था वो मुगल एम्पायर पे वीडियो बनाई थी। हमारे दोस्तों ने काफ़ी उसको पसंद किया, बहुत सारे फीडबैक्स भी दिए, बहुत सारे सजेशंस दिए और मुझे अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा और हमें बहुत अच्छा लगा कि उस पर रिस्पॉन्स आया। तो हमने ये फिर से कोशिश करी है कि अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें और मुगल एम्पायर के बाद एक ऐसी एम्पायर जिसने मुगल एम्पायर को काफ़ी बड़ी टक्कर दी थी उसके बारे में बातचीत करें। तो बहुत ही एविडेंट है, बहुत क्लियर है कि हम मराठा एम्पायर के बारे में बात कर रहे हैं, शिवाजी के बारे में हम बात करेंगे और शिवाजी ने क्या क्या एक कैसी नींव, एक कैसी बुनियाद डाली थी जिसकी वजह से मराठा एम्पायर बन पाया, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो भी आप पूरी देखेंगे और जो भी सजेशंस हो, जो भी फीडबैक हो, जो भी आपको अच्छा बुरा हमें बताना हो, हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम कोशिश यही करेंगे कि आपके फीडबैक के बेसिस पर हम थोड़े और बेटर बन जाए। अब शिवाजी के बारे में बातचीत शुरू करते हैं। ये जो सारा सिलसिला शुरू हुआ मराठा एम्पायर की, जहाँ से शुरुआत हुई, वो शुरुआत हुई प्लेटू रीजन से, जो महाराष्ट्र का प्लेटू रीजन है वहाँ पे। अब मराठों के अंदर क्यों, कैसे इतनी ताकत थी, कैसे इतना बल था, उसके कई सारे रीजंस हैं। और शुरुआत अगर हम करते हैं तो ये पठार वाला इलाका था, यानी प्लेटो वाला इलाका था, जहाँ पे शिवाजी रहा करते थे और शिवाजी के साथी रहा करते थे। वहाँ पे जो लिविंग कंडीशंस होती हैं प्लेटो में, वो बहुत ही मुश्किल होती हैं, मुश्किल परिस्थितियों में रहते हैं। आपने भी, जैसे हम कभी घूमने फिरने के लिए नैनीताल या उससे ऊपर किन्हीं पहाड़ों पर चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू लिव देयर। अब ऐसे ही प्लेटो रीजन में भी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लिव एंड सर्वाइव। वहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक एंड्योरेंस बढ़ जाता है, यानी काफ़ी लंबे समय तक भूखे या मुश्किल परिस्थितियों में कंसिस्टेंसी के साथ रह सकते हैं। वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट साबित हुआ, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट साबित हुआ मराठास के लिए। अब मेरा सवाल जो है आपसे वो ये है कि शिवाजी, जिनको मराठा एम्पायर का एक तरीके से जन्मदाता कहा जाता है, या ये कहा जाता है कि मराठा एम्पायर को स्टार्ट करने वाले, वो बड़ी शुरुआत करने वाले जो थे वो शिवाजी थे। उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि शिवाजी की शख्सियत कैसी थी और शिवाजी ने क्या क्या बिगनिंग में ऐसा काम किया या कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे, वो थोड़ा सा हमें जो है वो अवगत कराइए। पहले से ये बताइए, शिवाजी जो शख्सियत है उनके बारे में कभी थोड़ा बताया जा सकता है क्या? हाँ, नो डाउट। तो उनके बारे में क्यों ना कोई डिटेलिंग में बात करें। जी, तो बिल्कुल करिए बातचीत। चलिए, तो पहले तो शिवाजी पे आने से पहले डिस्कस करते हैं कि ये कैसे हुआ, कौन लोग थे, क्यों आए। जाहिर है कि जिंदगी में कोई ना कोई इंस्पिरेशन रही होती है। और रोमान, मैं सोचता हूँ कि जिंदगी में दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ब्लेस्ड होते हैं, जिनको ऊपर वाला उस ज़हानत से, उस इंटेलिजेंस से और उस स्किल सेट दे करके पैदा करता है कि भाई तुम जाओ दुनिया में और कुछ मजहब का काम करो। जैसे बाबर के बारे में हम थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, हम अकबर के बारे में बात करते हैं, हम अलेक्जेंडर यानी सिकंदर के बारे में बात करते हैं, हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं मराठा एम्पायर की शुरुआत करने वाले जो इंसान थे शिवाजी, वो भी ब्लेस्ड थे। उनके पास भी कुछ ऐसी स्किल्स थी, उनके पास भी कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी थी जिसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने मराठा एम्पायर जैसी ग्रैंड एम्पायर का मुकाबला किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे भी ये लगता है कि शिवाजी कहीं ना कहीं ब्लेस्ड तो थे, अपने विटीनेस से, अपनी क्लेवरनेस से, अपने साहस से, अपनी ताकत से, अपनी क्षमता से बिल्कुल ब्लेस्ड है वो। तो खैर, बहरहाल अब सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि जिस टाइम मुगल्स राज कर रहे थे और उस टाइम पे शाहजहाँ का राज था, तो उस टाइम पे शाहजहाँ के जो बेटे थे उनमें वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था कि कौन अब राजा बनेगा। तो उनमें से जो थे औरंगजेब उस टाइम पे अपना वॉर ऑफ सक्सेशन जीतते हैं और राजा बनते हैं। ऑन दी अदर साइड, उधर जो था एक महाराष्ट्र रीजन में, उस टाइम महाराष्ट्र तो नहीं हुआ करता था, उस रीजन में एक शख्स थे जिनका नाम था शिवाजी। शिवाजी को कहीं ना कहीं उस टाइम पे वो ट्रेनिंग मिल रही थी, वो पढ़ाई मिल रही थी, वो चीज़ें सिखाई जा रही थी। तो इस वजह से उनको ये लगता था कि कौन वो लोग हैं जो हमारे पर रूल कर रहे हैं, क्यों ना हम अपने आप को किंग बनाएं, क्यों ना हम एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना करें। तो वही शख्स थे शिवाजी। तो अब बताते हैं उनके बर्थ से डेथ तक का किस्सा, क्यों ना डिस्कस करना शुरू करें फिर। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं जी। तो शिवाजी का जन्म कहाँ पे हुआ या उनके पेरेंट्स का नाम? शिवाजी का जन्म जो हुआ था वो शिवनेर में हुआ था। इनके पिताजी का जो नाम था वो था शाहजी भोसले और इनकी मदर का जो नाम था जिन्होंने इनको बर्थ दी वो है जीजाबाई। इनको बर्थ दी ये वर्ड मैंने यूज़ करा, वो इसलिए यूज़ करा क्योंकि जिस टाइम ये 10 साल के थे उस टाइम इनके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी, उनका नाम था तुकाबाई। तो 10 साल की उम्र में ही इनके पिताजी तुकाबाई से शादी करके सेपरेट हो गए थे। उनको जो
एजुकेशन दी, इनको जो सिखाई चीज़ें वो सब इनकी मदर ने सिखाई, जिनका नाम था जीजाबाई, और इनके एक रिलीजियस गुरु थे जो भक्ति मूवमेंट से संबंध रखते थे, उनका नाम था समर्थ रामदास। और इनके जो बाकी जो बेसिक शिक्षा थी, जो उस टाइम पे पढ़ना लिखना जो भी कुछ हुआ करता था, उनको वो सिखाया था दादाजी कोंडदेव ने। इन तीनों का बहुत अहम रोल रहा था आमिर इनकी लाइफ में। इनकी मदर जो थी, इनको अक्सर रात को महाभारत की, रामायण की ये कहानियां सुनाया करती थी और ये खुश होकर सुना करते थे। ऑन द अदर साइड दादाजी कोंडदेव इनको जंग में लड़ना सिखाते थे कि जंग में किस तरह लड़ते हैं, तलवारबाजी कैसे करते हैं, भाला कैसे चलाते हैं, तीर कमान कैसे चलाते हैं, ये सब चीजें उनको सिखाया करते थे। ऑन द अदर साइड जो समर्थ रामदास जी थे, वो भक्ति मूवमेंट से संबंध रखते थे, तो वो सिखाते थे कि भक्ति मूवमेंट हमने क्यों करा, भक्ति मूवमेंट किस लिए हुआ था, क्या हुआ था, ये सब चीजें सिखाते थे। और इन्हीं सब की वजह से इनके माइंड में एक सीड ग्रो कर रहा था, जो एक सैपलिंग थी या प्लांट था वो ग्रो कर रहा था। वो इनको बताता था कि तुम क्यों राज नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर क्या कमी है। और जैसा आपने बताया, उनके अंदर साहस की कोई कमी नहीं थी, और प्लेटो रीजन में रहने वाले लोगों के पास साहस की, हिम्मत की अलग ही वो लोग ताकतवर हुआ करते थे। और वो लोग जो थे गोरिल्ला टेक्टिक के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थे। तो यही सब चीज़ों को होते हुए शिवाजी ने अपनी शुरुआत की, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। तो जब 10 साल की उम्र में यही सारी चीज़ें मिल जाती हैं आमिर, तो कौन ऐसा होगा कि जो एक महान इंसान नहीं बनना चाहेगा जब यही सारी चीज़ें रहेंगी। तो वही वो एक महान शख्स बनते गए, वो सीखते गए, और उसके बाद उन्होंने फिर क्या करा, क्या नहीं करा, फिर कैसे उन्होंने अपने आप को औरंगजेब की नज़र में लाए, वो सब हमें बताएंगे अब आमिर। तो रोमान, जैसा आपने बताया कि जीजाबाई जो थी, यानी इनकी वालिदा, इनकी माँ जो थी, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और इनका इंपॉर्टेंट रोल बाद में भी आएगा। कि वही माँ जिन्होंने शिवाजी को शिवाजी बनाया, बहुत अहम योगदान जिनका रहा, उन्हीं की वजह से शिवाजी को कुछ शर्तें हैं जो आने वाले ज़माने में उनको मानना पड़ेंगी ताकि वो अपनी माँ को आज़ाद करा सकें। ओके, तो इनकी मदर जो है वो कैद में भी रही हैं। अब जाहिर है कि ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं वो कैद में रही, कहीं ना कहीं दुश्मनों के पास रही, और वहां से आज़ाद कराने के लिए उनको कई सारी शर्तें मानना पड़ी। बहरहाल फिर कहानी आगे बढ़ती है। शिवाजी 19 साल के थे जब उन्होंने पहले किले के ऊपर फतेह किया। 19 साल बहुत कम उम्र होती है। मैं लगभग 27 साल का हूँ। मेरा अंदाजा है कि 24-25 साल के आप हैं। हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई अभी तक किला फतेह करना तो छोड़ो, हमने ज़िंदगी में अपनी बात को भी फतेह नहीं किया। जो हम जो फैंटेसी होती है, हवाई किले बनाते हैं, उन्हीं को फतेह नहीं कर पाए। You are hurting me now। तो खैर फिलहाल ये हुआ कि 19 साल की उम्र में उन्होंने पहला किला फतेह किया। अब उसके बाद उन्होंने लाइन से 3-4 किले फतेह किए। बता सकते हैं मुझे नाम किन्हीं मेन 2 किलों के जो उन्होंने फतेह किए थे? जहाँ तक मुझे याद होते हैं, मैं 2 किलो के नाम याद हैं जो उन्होंने इनिशियल डेज में फतेह किए थे। एक तो था तोड़न किला, और दूसरा था पुरंदर फोर्ट, शायद जहाँ तक याद है पुरंदर का किला। तो बिल्कुल सही कहा रोमान। एक ये 2-3 किले थे जिनके ऊपर फतेह किया, और हल्के हल्के करके। अच्छा, किले जो थे उनकी चॉइस बहुत स्ट्रैटेजिक चॉइस थी। किले वो आमतौर पे ऊंचाई वाले किले फतेह किया करते थे। वजह ये थी कि मुगल आर्मी, जो इंपीरियल आर्मी थी, वो इतनी केपेबल नहीं थी पहाड़ों पे लड़ने के लिए या ऊंचाई पे लड़ने के लिए। वो प्लेन एरिया में काफी ज्यादा केपेबल थी, और वो दिल्ली आगरा जैसी जगहों में वो प्लेन रीजन में, नॉर्दर्न प्लेन्स में ज्यादा उनका रहा विस्तार वहीं पे हुआ उनका। तो इसलिए वो दे वर ट्रेन्ड टू फाइट इन द प्लेन रीजन्स। बट यहाँ पर उनको पहाड़ी इलाके पर या प्लेटो रीजन के ऊपर लड़ना पड़ता था, जो कि उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा था, और वही कामयाबी का सबब बना शिवाजी के लिए। अब उन्होंने कुछ इलाकों के ऊपर, कुछ किलों के ऊपर उन्होंने फतेह हासिल कर ली। अब क्या हुआ कि जो आसपास के इलाके थे उनको खतरा महसूस होने लगा कि ये तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं आगे, तो इसका मतलब यह है कि कल को हमारा नंबर भी आ सकता है। वहां पे सुल्तान थे बीजापुर के। बीजापुर आप देख सकते हैं पीछे। तो बीजापुर के जो सुल्तान थे, उन्होंने फिर अपने सेनापति को, यानी अपनी कमांडर इन चीफ को भेजा शिवाजी का सामना करने के लिए। कमांडर इन चीफ का नाम था अफजल खान। अफजल खान काफी मशहूर थे, काफी ताकतवर थे, और इसीलिए ये सोचा गया कि अफजल खान को भेजते हैं, शिवाजी का मुकाबला कर लेंगे, और जिस तेजी के साथ उनका विजय रथ आगे बढ़ रहा है उसको कहीं ना कहीं थामा जा सकता है, रोका जा सकता है। बहरहाल अफजल खान की उनसे मुलाकात होती है। अफजल खान चाहते हैं कि समझौता कर लिया जाए, ट्रीटी ऑफ पीस साइन कर ली जाए, लेकिन शिवाजी के क्योंकि उस टाइम पर दिमाग में था कि उनको स्टैब्लिश करना है और जो अपना एक्सटेंट है उसको बढ़ाना है, और कहीं ना कहीं वो कुछ पॉलिटिकल रीजंस रहे होंगे। बहरहाल कहानी जो है वो ये है कि अफजल खान और इनकी मुलाकात होती है शिवाजी की, और कहीं ना कहीं उनके बीच में जो भी आर्गुमेंट रहा होगा, फिलहाल शिवाजी जो है वो उनको मार देते हैं। अफजल खान की डेथ होती है, ये बात आग की तरह फैलने। अफजल खान की जो डेथ है उससे जुड़ा हुआ भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो ये कहा जाता है कि शिवाजी ने अपने हाथों में
ये कहा जाता है कि शिवाजी ने अपने हाथों में नाखूनों के पास कुछ लोहे का कुछ औजार जैसा पहन रखा था। और उन्होंने पीछे से फिर उनकी कमर को फाड़ दिया था। ऐसा कई जगहों पर मैंने जब रिसर्च करी तो वहां पता चला। अब बहरहाल उन्होंने जिस तरीके से अफजल खान का मर्डर किया तो ये बात आग की तरह फैलने लगी और जो शिवाजी का जो नाम था वो चारों तरफ फैलना शुरू हो गया। वो कहानी कहीं ना कहीं वो खबर होते होते इंपीरियल किंग के पास वो खबर पहुंच गई और वो थे औरंगजेब। अब औरंगजेब ने अगला कदम क्या उठाया वो बताएंगे हमारे दोस्त रुमान। तो जब औरंगजेब को ये बात पता चली कि साहब अफजल खान की भी हत्या हो गई है एक ऐसे शख्स पे जिसको मैं सीरियसली नहीं ले रहा था उस टाइम पे, तो वो अपने फिर अपने मामू को भेजते हैं जिनका नाम था शाइस्ता खान। शाइस्ता खान बहुत ज़्यादा क्रूल माने जाते थे। वो कहा जाता था कि कोई ऐसी जंग नहीं है कि जिसमें शाइस्ता खान की फतह नहीं हो। जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि बहुत कम ही ऐसी जंग थी जिसमें वो हारे थे, उनमें से ही एक जंग ये भी थी। तो जिस टाइम पे शाइस्ता खान शिवाजी पे अटैक करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे 2 वॉर होती हैं, 2 लड़ाइयाँ होती हैं। तो पहली लड़ाई में जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा क्रूल थे, ताकतवर थे, उन्होंने शिवाजी को आर्मी को हरा दिया और जैसे जैसे करके शिवाजी वहाँ से भागे। लेकिन शिवाजी भी बहुत साहसी थे, हिम्मत वाले थे, वो हारने वालों में से नहीं थे। उन्होंने क्या किया, मौके का इंतजार किया और जिस लिए वो मशहूर थे, जिसका जिक्र हमने पहले किया है, वो वही चीज़ उन्होंने यूज़ करी, गुरिल्ला टैक्टिक। उन्होंने वेट किया रात होने का जिस टाइम पे ये सेलिब्रेशन करके सो रहे होंगे घोड़े भेज के वो, तो उन्होंने फिर वहाँ पे जब वो सो रहे थे एकदम से वो घुसे अपनी आर्मी के साथ और एकदम से उन पर अटैक करा और उस अटैक में उन्होंने शाइस्ता खान की आर्मी को ढेर कर दिया, शाइस्ता खान को भी घायल कर दिया। शाइस्ता खान उसमें अपनी एक फिंगर खो देते हैं और शाइस्ता खान अपने बेटे को भी साथ में, जिनका नाम था अब्दुल फतेह खान, को भी खो दिया। उनके बेटे की भी डेथ हो जाती है। फिर वो जब औरंगजेब के पास पहुंचते हैं अपनी बची कुची आर्मी को लेके, औरंगजेब को ये बात बहुत ज़्यादा चुभती है। औरंगजेब को एहसास हो जाता है आमिर उस टाइम पे कि ये कोई ऐसा आसान शख्स नहीं है जिसको हम हल्के में ले रहे हैं या जिसको हम सीरियसली नहीं ले रहे हैं बिल्कुल भी। ये कोई ना कोई टेढ़ी खीर है, जिसको कहा जाता है कि टेढ़ी खीर। तो शाइस्ता खान को फिर बंगाल पोस्ट कर दिया जाता है और वो क्या करते हैं, खुद डेक्कन एरिया में कूच करते हैं, खुद डेक्कन एरिया में जाते हैं। और वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है वो हमें बताएंगे मिस्टर आमिर जावेद खान। एक इम्पॉर्टेंट एपिसोड है। हाँ। वो एपिसोड ये है कि अटैक कर रहे हैं, किलों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, नाम भी फेमस होता चला जा रहा है कि भाई कोई है जो बहुत खतरनाक है, जो एबल इनफ कि भाई वो इंपीरियल आर्मी को चैलेंज कर सकता है। वहां पर एक कमी थी, वो थी पैसे की कमी। अच्छा, आप जैसे आप मुझे हमेशा कहते हैं कि E इक्वल्स टू E, इकोनॉमी इक्वल्स टू एम्पायर, यानी अगर इकोनॉमी मजबूत है तो एम्पायर का एक्सपेंशन किया जा सकता है। बिल्कुल। तो सूरत नाम का जो पोर्ट है जो हमेशा से बहुत ज्यादा मशहूर रहा है, यानी सूरत का बंदरगाह आज भी गुजरात में जो सूरत है वो हमेशा से हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट रहा है। उसकी वजह यह है कि सूरत का जो पोर्ट है वो शिप्स के आने और जाने के लिए बहुत सूटेबल है। मतलब शिप्स की जो बेस है वो इंक्लाइंड में है ताकि शिप आराम से आ सकती है। तो वही कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चीज थी, यानी वहां से ट्रेड सबसे तेजी के साथ बढ़ रहा था और ट्रेड सबसे ज्यादा मात्रा में अगर होता था तो वो सूरत से होता था। अब सूरत के पोर्ट के ऊपर शिवाजी ने कर दिया हमला। वहां पे हमला करने की वजह से उन्होंने बहुत सारा जो वहां पे सामान और पैसा और ये सब था, अंदाजा लगाया जाता है, एक अनुमान है कि उस जमाने में 1 करोड़ रुपए उन्होंने जो थे वहां पे लूटे थे। 1 करोड़ रुपए उस जमाने मतलब आज भी आम है, बहुत होते हैं। अगर आप एप्रिसिएशन लगा दीजिए, अगर आप उसको वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हम काम अपने व्यूअर्स के लिए छोड़ देते हैं कि 1 करोड़ को अगर आज के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना अमाउंट निकल के आएगा। बहरहाल 1 करोड़ रुपए वो वहां से ले लेते हैं और जब वो 1 करोड़ वहां पे मतलब इन द फॉर्म ऑफ कैश लेते हैं या सामान की फॉर्म में या क्या करते हैं? 1 करोड़ रुपए की अनुमानित लूट थी। लूट थी, वो पूरी लूट थी। उसमें कितनी अशर्फियां हम कहते हैं या कितने पैसे थे वो उसका मुझे खास नहीं, तो उसके बारे में जान पाना थोड़ा सा मुश्किल है। बहरहाल 1 करोड़ रुपए के आसपास का सामान उनके पास आ चुका था। अब यहाँ से एक रिटेलिएशन होता है औरंगजेब की तरफ से और औरंगजेब अब he has started taking him very serious। अब औरंगजेब ने रिटेलिएट किया। औरंगजेब ने राजा जयसिंह को, पूरा नाम लूं, लक़ब के साथ, टाइटल के साथ लूं तो मिर्जा राजा जयसिंह को वहां भेजा। सवाल यह है कि मिर्जा राजा जयसिंह क्यों है उनका नाम? तो जब भी किसी राजपूत को अपने साथ एसोसिएट करते थे मुगल्स तो उनको मिर्जा नाम का टाइटल देते थे ताकि एक
कनेक्शन या एक Relation. एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस महसूस हो। Okay. तो इसी मिर्जा राजा जयसिंह उनका नाम था, बहुत एबल थे वो भी। उनको भेजा गया कि भाई तुम जाओ और शिवाजी के साथ यू सेटल अकाउंट्स विद हिम जैसे भी हो सके। खैर पीस ट्रीटी साइन होने की बात हुई जिसे ट्रीटी ऑफ पुरंदर कहा जाता है। Okay. अब ट्रीटी ऑफ पुरंदर के क्या क्लॉजेस थे, वो सवाल मैं आपके ऊपर दागता हूँ कि क्या क्लॉजेस थे। सारे मुश्किल सवाल मेरे ऊपर दाग रहे हैं, ये देख रहे हैं आप। तो खैर ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुई। मिर्जा राजा जयसिंह जानते थे कि डायरेक्ट अटैक करेंगे तो हम हारेंगे, तो उन्होंने ट्रीटी के लिए भेजा अपने सेनापति को या अपने किसी सिपाही को। तो शिवाजी एग्री कर गए, बोले चलो ठीक है देखते हैं कि क्या होता है ट्रीटी में। तो जब वो जाते हैं तो वहाँ पे बैठते हैं, तो उस टाइम पे मिर्ज़ा राजा जयसिंह के बेटे राम सिंह भी मौजूद थे, वो भी ये बात देख रहे थे। तो सबसे पहला क्लॉज रखते हैं कि अब तक शिवाजी ने 35 किलो पे फतह कर ली थी, तो 35 में से 23 किले वो औरंगजेब को यानी मुगल आर्मी को दे दे। शिवाजी एग्रीड ऑन इट। तो नेक्स्ट क्लॉज रखते हैं। नेक्स्ट क्लॉज कहते हैं कि आपके जो बेटे हैं सांबाजी भी मौजूद थे उसमें ट्रीटी में, तो सांबाजी जो हैं वो मुगल मनसबदार बन जाए। शिवाजी एग्रीड ऑन दिस ऑल्सो। उसके बाद क्या होता है, तीसरा पार्ट रखते हैं वो। तीसरा पार्ट में होता है कि जो उस टाइम पे औरंगजेब की जो आर्मी थी, मतलब मुगल एम्पायर जो था वो साउथ में एक्सटेंड नहीं था। औरंगजेब जो थे पूरी तरीके से चाह रहे थे कि साउथ में एक्सटेंड हो जाए, तो उन्होंने शिवाजी से हेल्प मांगी। उन्होंने कहा कि आप जो है हमें हेल्प करिए साउथ में कैंपेनिंग करने को और वो एरिया फतह करने को। तो वो शिवाजी इस पे भी एग्री कर गए। तो इतने में क्या हुआ कि जो राम सिंह थे, मिर्जा राजा जयसिंह के बेटे, उन्होंने कहा इन सब के बारे में एक बार आप आगरा चल के औरंगजेब के सामने इन बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। शिवाजी एग्रीड ऑन दिस ऑल्सो। तो खैर उनको पास लेके जाया जाता है आगरा में। आगरा में उस टाइम पे क्या था, किसी का बर्थडे फंक्शन चल रहा था, किसी की बर्थडे सेलिब्रेट हो रही थी, तो सारी आर्मी उसी में इंतजामात में या खाने पीने में मशगूल थी। और बाकी औरंगजेब भी बिजी थे, लेकिन औरंगजेब के पास जब एक राजा आए थे तो उनको सम्मान देना था। तो वो अपना टाइम निकाल के शिवाजी के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं। यही तीनों टर्म्स दोबारा से डिस्कस होती हैं, फिर से एग्रीमेंट होता है, सब चीज़ें होती हैं। लेकिन उस एग्रीमेंट के दौरान शिवाजी को कहीं ना कहीं लगता है कि जो सम्मान मुझे मिलना चाहिए था एज अ राजा, मैं राजा हूँ, मुझे जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इन द सेम वे औरंगजेब को भी कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जो मुझे सम्मान देना चाहिए, मैं एक इंपीरियल राजा हूँ, मुझे वो सम्मान मिलना चाहिए, मुझे भी वो सम्मान नहीं मिल रहा है। ये अनसेड अनस्पोकन कॉन्फ्लिक्ट माइंड टू माइंड चल रही थी शिवाजी और औरंगजेब में। इतने में क्या होता है, शिवाजी बिना कुछ कहे उठ के जाने लगते हैं। औरंगजेब को ये बात बहुत खलती है कि मैं एक महान राजा हूँ और मेरे सामने कोई पीठ दिखा के मुझे जा रहा है, ऐसे कैसे चलेगा। वो फॉरन इंस्टेंट उनको अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देते हैं। तो सारी आर्मी जो है सांबाजी को और शिवाजी को अरेस्ट कर लेती है। और उस टाइम पे एक प्रॉपर जेल नहीं थी उनके पास, तो उन्होंने कहा कि ठीक है अभी फिलहाल रात का टाइम है, इसी किले में इनको कैद कर लेते हैं और सुबह को इनको फिर प्रॉपर जेल में ट्रांसफर कर देंगे। तो ऐसा ही होता है। औरंगजेब फिर अपने फंक्शन में बिजी हो जाते हैं। और इतने में क्या होता है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि शिवाजी जो थे विटी बहुत थे, बहुत चालाक थे। वो उनके अंदर हिम्मत की कमी थी नहीं, उनको फिक्र थी नहीं कि अगर मैं पकड़ा गया तो क्या होगा। वो किसी तरीके से वहां से उस किले से रहस्यमय तरीके से भाग जाते हैं अपने बेटे के साथ। कई सारी स्टोरी है इसके पीछे के कैसे भागे, कोई कहता है टोकरी में बैठ के भागे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन ऑथेंटिसिटी किसी की नहीं है। तो खैर वो बहरहाल वहां से चले जाते हैं। एक इम्पोर्टेंट, आप एक मजेदार मुझे कहानी सुना रहे थे कि कई सारी कहानियां हैं कि शिवाजी ने कैसे वहां से, हाउ डिड ही एस्केप फ्रॉम देयर। एक कहानी आप मुझे बता रहे थे, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी थी, वो मैं चाहता हूँ कि आप बताएं। आप पक्का सुनना चाहते हैं क्योंकि ऑथेंटिसिटी नहीं है उसमें। ऑथेंटिसिटी ऑब्वियसली नहीं है, बट दिस इज समथिंग वेरी मच फेमस अबाउट हिम कि ऐसी स्टोरी बताई जाती है कि ऐसे वो ही वाज सक्सेसफुल इन एस्केपिंग फ्रॉम देयर। तो मतलब मैं चाहता हूँ कि हमारे भाई लोग भी सुने। पहले क्या होता था, पहले प्लेट्स नहीं होती थी, प्रॉपर कांच की प्लेट, स्टील की प्लेट नहीं होती थी। वो पहले लोग कैसे खाया करते थे, पहले लोग ऑर्गेनिक वे में खाया करते थे। मतलब जो बड़े बड़े जिन पेड़ों के पत्ते होते थे, केले का पत्ता हो गया, पाम ट्री हो गया, इन सब के बड़े बड़े पत्तों की एक प्लेट बनाया करते थे, उसमें खाया करते थे। तो वही पत्ते किसी तरह से टोकरी में सप्लाई हो रहे थे, फंक्शन चल रहा था। तो कहा जाता है ऐसा, जब मैंने सुना था मुझे काफ़ी हंसी भी आई थी इस पर, कि वो उन पत्तों के आड़ में टोकरी में बैठ जाते हैं और वहाँ से जब वो सामान लेके जाया जा रहा था उसी में वो चले जाते हैं और फिर रास्ते में से वहीं से फरार हो जाते हैं। अगेन आई एम सेइंग कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है इसकी, लेकिन कुछ ऐसे ही हुआ था। खैर बहरहाल आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद शिवाजी जो हैं वहाँ से भाग जाते हैं और 4 साल बिल्कुल गायब रहते हैं। मतलब किसी को कोई खबर नहीं शिवाजी कहाँ हैं, शिवाजी क्या कर रहे हैं।
खैर क्या कर रहे हैं ये हम आपको बताते हैं। शिवाजी उन 4 सालों में अपनी आर्मी को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। उनको एहसास हो जाता है कि मुगल्स को हराना इतना आसान नहीं है, टेढ़ी खीर है मुगल्स को हराना भी। इतने टाइम से इतने रूल जो करा है ऐसे ही नहीं करा है। अपनी आर्मी को और अच्छी ट्रेनिंग देते हैं और कहते हैं मुश्किल घड़ियों से अपनी आर्मी को गुजरवाते थे। मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि वो जानबूझ के उनको खाना नहीं देते थे, खूब मेहनत कराया करते थे ताकि और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएं वो लोग। तो 4 साल में उन्होंने अपनी आर्मी को खूब ट्रेनिंग दी और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो अपने आप को प्रोक्लेम करते हैं कि मैं जो हूँ यहाँ का राजा हूँ, आप सब लोग मेरे अंडर आओगे, मैं आपके ऊपर रूल करूंगा। अपने आप को वो फिर एक लक़ब देते हैं जिसके नाम से आज भी उनको जाना जाता है, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। वो अपने आप को छत्रपति का लक़ब देते हैं, अपने आप को राजा घोषित करते हैं। और ये खबर बहुत तेज़ी से पूरे हिंदुस्तान में, मतलब अगेन आई एम सेइंग, उस टाइम हिंदुस्तान नहीं होता था, बस मेरे मुंह से ये वर्ड निकल रहा है बार बार। वो पूरे हिंदुस्तान में वो बात फैल गई कि उन्होंने जो है शिवाजी लौट आए हैं, 4 साल से जो ग्राउंडेड थे, 4 साल से इनके पता नहीं थे और उन्होंने अपने आप को राजा घोषित कर दिया है, छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन होता क्या है, उसके ठीक 10 दिन के बाद उनकी मदर की डेथ हो जाती है। अब उसके बाद वो फिर से अपने आप को प्रोक्लेम करते हैं कि मैं राजा हूँ। वो क्यों करते हैं इसका बारे में मतलब हमने काफ़ी रिसर्च की बट नहीं पता चल पाया कि उन्होंने दोबारा क्यों किया। लेकिन ऐसा वही अगेन एक ऑथेंटिसिटी नहीं है। कहते हैं कि अगर घर में किसी की डेथ हो जाती है उस टाइम पीरियड के दौरान तो दोबारा से अपने आप को क्राउन करा जाता है, तो शायद यही रीज़न रहा होगा। तो फिर 10 दिन के बाद उनकी मदर की डेथ हो जाती है, फिर वो दोबारा से कुछ टाइम के बाद अपने आप को प्रोक्लेम करते हैं कि मैं यहाँ का छत्रपति शिवाजी महाराज हूँ। और उसके बाद क्या होता है वो बताएंगे मिस्टर आमिर जावेद खान। स्टार्टिंग में हमारा एक डिस्कशन हुआ था, वह हम अपनी बातों में भूल गए कि हमने बातचीत करी थी जीजाबाई, उनकी माता जी, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। हाँ, आपने कहा था कि वो कुछ उनको कैप्चर कर लेते हैं। तो राजा, वो मेरे ख्याल से मिर्जा राजा जयसिंह ही थे ना, जिन्होंने डायरेक्ट शिवाजी के साथ कॉम्बैट नहीं किया था, लड़ाई नहीं करी थी, बल्कि उन्होंने दूसरे किले के ऊपर हमला करके उनके बेटे संभाजी को और उनकी माता जी हाँ। अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भूल गया उस टाइम पे उस ट्रीटी में उनकी मदर भी कैप्चर हुई थी। खैर बहरहाल आप बताइए। उनको कैप्चर कर लिया गया और इसी वजह से शिवाजी मजबूर हो गए कि उन्हें ट्रीटी साइन करना पड़ी। और फिर जो आपने बताया कि आगरा बुलाया गया वगैरह। उसके बाद जब छत्रपति, उन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया कि अब मैं यहाँ का छत्रपति हूँ, यानी मैं यहाँ का महाराज हूँ। जब उन्होंने महाराज खुद को घोषित किया तो उन्होंने एक नया सेटअप बनाया। उस नए सेटअप में क्या था कि उन्होंने सारी पावर सेंट्रलाइज्ड अपने हाथ में नहीं रखी, बल्कि अपनी पावर को उन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया था। डिसेंट्रलाइज करके उन्होंने 8 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स बनाए और उन इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग पोस्ट पे इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स बनाए। उनका क्या क्या काम था और क्या क्या जिम्मेदारी थी वो शुरू के उन्होंने 8 के आसपास उन्होंने पोस्ट क्रिएट करी। तो लास्ट के 4 पोस्ट मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, शुरू की 4 पोस्ट मैं आपको बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट जो है छत्रपति के नीचे जो होते थे वो होते थे उनके प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर को समय पर उन्होंने जो नाम दिया वो था पेशवा। अभी यही पेशवाज हैं जो बाद में जाकर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जब हम अपनी सेकंड वीडियो की बातचीत करेंगे। उसके बाद शिवाजी के साथ पेशवाज थे, तो वो थे दूसरे नंबर पर अमात्य। अमात्य वाज लाइक फाइनेंस मिनिस्टर। तो उस जमाने के फाइनेंस मिनिस्टर का नाम था अमात्य। अमात्य के बाद एक सेक्रेटरी भी होते थे जो नाम आज भी वही नाम हम इस्तेमाल करते हैं, सचिव। सचिव वाज द 3rd पोस्ट। और जो 4th पोस्ट थी वो थी मंत्री की। मंत्री का काम होता था, वो एक तरीके से इंटरनल मिनिस्टर थे। सो उस प्रजा के जो इंटरनल अफेयर्स हुआ करते थे उनको हैंडल करने का काम मंत्री का हुआ करता था। अब अगली 4 पोस्ट्स कौन थी वो रोमान के लिए। तो इनकी जो 5th पोस्ट थी वो थी सुमंत की। सुमंत का काम क्या होता था, सुमंत जो थे फॉरेन मिनिस्टर कहलाते थे उस टाइम पे। तो जो भी कोई फॉरेन ट्रेड लेन देन होता था वो चीज़ें ये इसी तरह करते थे। उस टाइम पे सूरत पे इन्होंने सूरत बंदरगाह पे कब्जा कर लिया था इन्होंने, शिवाजी महाराज ने, छत्रपति शिवाजी महाराज एक्चुअली उन्होंने दोबारा से कब्जा कर लिया था। तो वहाँ से कोई लेन देन होता था, कोई एग्रीमेंट होता था या कोई और फॉरेन जो भी कुछ होते थे मैटर, और किंगडम्स के साथ बातचीत करना वो सब ये ही देखते थे। उसके बाद आते थे पंडित राव। पंडित राव का काम क्या होता था, कोई भी रिलीजियस मैटर होता था या पूजा पाठ होती थी, ये जो थे सारे पंडित्स के हेड होते थे। हाई प्रीस्ट बोल सकते हैं। हाई प्रीस्ट, बिल्कुल एग्जैक्टली, हाई प्रीस्ट होते थे। उसके बाद आते थे न्यायाधीश। न्यायाधीश का काम क्या होता था, इनको कहा जाता है चीफ जस्टिस, अगर आज की भाषा में कहा जाए। ये जो थे कोई भी अगर
कैदी आता था या कोई भी इस टाइप के, मतलब आप समझ ही गए होंगे चीफ जस्टिस का काम क्या होता है, न्याय दिलाना। इनफैक्ट आज भी हम वही नाम इस्तेमाल करते हैं, न्यायाधीश हम जज के लिए कहते हैं, और चीफ जज के लिए चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश। बिल्कुल सही कहा। उसके बाद हमारा जो लास्ट है यानी कि 8 मंत्री जो हैं वो कौन है? सेनापति। सेनापति को कमांडर इन चीफ कह सकते हैं हम आज की भाषा में, मतलब जो पूरी आर्मी के, जो शिवाजी की आर्मी थी उसके हेड। इन सबको मिला के जो कहा जाता है, इनको कहा जाता है अष्टप्रधान, मतलब 8 मंत्री जो कि शिवाजी के अंडर में काम कर रहे थे। मतलब हेड जो थे, जो किंग थे, वो तो छत्रपति शिवाजी महाराज ही थे, लेकिन वो चाहते थे कि हमारा किंगडम लाइक मुगल्स पूरे में फैल जाए। तो वो चाहते थे मैं और चीज़ें देख लूँ, बाकी के डिपार्टमेंट जो है मेरा पूरा हैंडल कर लेगा, ताकि हम बेटर वे में, मतलब मुगल से भी बेटर वे में हम रूल कर सकें यहाँ पे। Right. So this was a council of 8 ministers. Council of 8 ministers is called अष्टप्रधान। अष्टप्रधान। जी हाँ। तो ये नया कॉन्सेप्ट था, अभी तक जो था वो मुगल्स में ऐसा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं किया गया था, उन्होंने अपनी पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया था। कहीं ना कहीं जो पॉसिबल रीजन जैसा आपने बताया वो यही है, और शायद ये भी था कि एक सिंबल, एक सिग्नल जाए लोगों को कि देखो पावर सेंट्रलाइज मेरे हाथ में नहीं है, बल्कि एक डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है व्हिच आर टेकिंग केयर ऑफ द डिफरेंट थिंग्स व्हिच आर रिलेटेड टू द एम्पायर। देखिए शिवाजी ने जो है ना कई सारी चीजें सीखी थी। शिवाजी, जैसा मैंने कहा, बार बार मैं कह रहा हूँ आपसे कि बहुत विटी थे, बहुत क्लेवर थे। तो हर कोई ना कोई गलतियां करता है। मुगल्स ने भी काफी सारी गलतियां की थी, तो वो ये चाहते थे जो मुगल्स ने गलतियां की हैं हम वो गलतियां ना दोहरा के दूसरों की मिस्टेक से सीख के हम बेटर हो सकें। मुगल्स एक चीज और क्या करते थे, मुगल्स क्या करते थे कि कोई भी अगर किसी चीज से खुश होते थे, कोई जंग जीत के आया या किसी ने किसी किंग का कोई काम अगर करवा दिया, तो वो खुश होकर क्या करते थे, बहुत सारी ज़मीनें ऐसी ही दे दिया करते थे एज अ गिफ्ट, बहुत सारे सोने की अशरफियाँ ऐसी ही दे दिया करते थे। तो क्या होता था, सिर्फ ड्रेन ऑफ वेल्थ होती थी। खैर मुगल्स को इसकी फिक्र नहीं थी क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, लेकिन शिवाजी की आर्मी में पैसा नहीं था, मतलब वो लूट करके अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। अभी भी उनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी नहीं थी कि वो बहुत ज़्यादा अपना एक्सपेंशन कर सकें। तो उन्होंने क्या किया, इन मिस्टेक से सीखते हुए शिवाजी ने करा कि अगर हम किसी से कोई खुश होंगे तो हम उनको एक कोई इतना ज़्यादा बड़ा गिफ्ट नहीं देंगे, कोई छोटे गिफ्ट से काम कर सकें। और ये जो 8 मिनिस्टर्स थे इनकी भी फिक्स सैलरी कर दी थी कि आप जितना भी काम करोगे आपको पैसा इतना ही मिलेगा। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा में कोई आप काम करते हो उस केस पे बोनस वगैरह हम लेंगे। जो शिवाजी की ये टैक्टिक आज भी यूज़ होती है अपने जितने भी ऑफिस वगैरह हैं उसमें यही होती है, आप काम करो हम आपको फिक्स सैलरी देंगे, अच्छा काम करोगे तो बोनस मिल जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी थी। तो शिवाजी ने काफ़ी सारी चीज़ें मुगल्स की मिस्टेक से सीखी। तो रोमान ये कहा जा सकता है, और इसको कहने में कोई संशय है ही नहीं कि शिवाजी ने जो बेहतरीन बुनियाद तैयार कर दी थी मराठास के लिए, अब जब आगे बढ़ेंगे तो उसका और विस्तार होगा। बिल्कुल। लेकिन समय सीमा हमारे साथ होती है, तो इसीलिए हम जो है वो उसके बारे में हम अपनी सेकंड वीडियो के बारे में बातचीत करेंगे, और हम उसमें बताएंगे कि किस तरीके से शिवाजी के बाद सिलसिला आगे बढ़ा और कैसे मराठा एम्पायर का विस्तार और होता चला जाएगा, और किस तरीके से पावर डायनेमिक्स भी चेंज होंगे, यानी पावर जो है वो किस तरीके से छत्रपति से पेशवा तक ट्रांसफर होगी, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग अभी बाकी है, बहुत कुछ हमें देखना है, सुनना है, तो उसके बारे में हम अपनी सेकंड वीडियो में बातचीत करेंगे। आपको आज की वीडियो, हमारी ये बातचीत कैसी लगी, आपको कुछ अगर अच्छा लगा तो हमें ज़रूर बताइए, और हमें आपके फीडबैक्स का बहुत बहुत इंतज़ार रहता है। बिल्कुल। सो अब समय है टू साइन ऑफ, देयरफॉर रोमान एंड मी साइनिंग ऑफ। बियॉन्ड द बुक्स और द नंबर गेम की तरफ से आप सबको बहुत बड़ा थैंक यू कि आप लोगों ने हमें इतना सपोर्ट किया। हैव अ वेरी गुड टाइम, गुड बाय।